जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हूँ आपके सामने आज के क्लास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ा। आज हम संविधान के भाग 1 से जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आते हैं, वो हम करेंगे। कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू हैं। जो कुछ एमसीक्यू जो है एग्जाम में आए हुए भी हैं, कुछ एमसीक्यू जो है वह एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो भाग 1 के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से किस प्रकार के जो है वो एमसीक्यू बनेंगे, वो हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 से चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि भारत एक क्या है? संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, एक राज्य की इकाई है। बताइए क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ठीक है, क्या होगा? देखिए, भारत जो है, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। हमने भाग 1 में, ठीक है, 4 अनुच्छेदों को पढ़ा था। भाग 1 में कितने अनुच्छेद पढ़े थे? 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है? भारत जो है वह राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है और इसमें 28 राज्य, ठीक है, कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई। किसमें? अनुच्छेद 1 में। ठीक है, डिटेल से देखना है तो अनुसूची 1 में मैंने समझाया था कि अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 में दोनों में एक ही चीज है। तो प्रश्न 1 कह रहा है कि भारत क्या है? भारत जो है एक क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ हो जाएगा। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। क्लियर है? किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 1 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। और इस यूनियन में कितने राज्य? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, इंडिया अर्थात भारत है क्या? ऑप्शन कह रही है कि राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, या संघीय, सिर्फ संघीय राज्य है। ठीक है, या सिर्फ संघीय राज्य है। बताइए क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो अभी हमने लास्ट प्रश्न में देखा कि संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत जो है क्या है? भारत, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यानी यूनियन है, फेडरेशन नहीं। क्या है? यूनियन है। ठीक है, तो ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 1 के तहत। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 2 क्लियर है? तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ठीक, और यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2002 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है कि भारत को, मतलब भारत का संविधान भारत को राजमंडल के रूप में वर्णित करता है, राज्यों के संघ के रूप में, महासंघ के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ठीक है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो प्रश्न संख्या 3, 2 और 1, ये तीनों प्रश्न जो है वो अनुच्छेद 1 से ही पूछे गए हैं। और इसमें कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ हो जाएगा। मतलब अनुच्छेद 1 से ही 3 क्वेश्चन थे, लेकिन तीनों क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा गया, इसलिए मैंने ये तीनों क्वेश्चन को डाला है। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कहता है, देखिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में, किस राज्य के रूप में? भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया।
ठीक है, कब गठित किया गया? ऑप्शन ए का था 1950 में, ऑप्शन बी 1953 में, 1956 में या 1961 में। ठीक, और यह प्रश्न जो है यूपीएससी 2009 में आया। देखिए कितना हल्का हल्का प्रश्न आता है, हलवा टाइप का प्रश्न आता है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या होगा आंसर? ठीक है, क्या होगा आंसर? देखिए, भारत अभी जैसा राज्य दिख रहा है ना, ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय भारत जो है वह 4 ग्रुप में बटा हुआ था। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। पहले उस चीज को समझते हैं। ठीक है, भारत जो है कितने ग्रुप में बटा हुआ था? ए बी सी डी में था। अभी जैसे आप देख रहे हैं, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी है, राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु। पहले इस तरह से राज्य नहीं थे। पहले क्या थे? 4 ग्रुप में बटे हुए थे, ए बी सी डी राज्य थे। क्या थे? ए बी सी डी। ठीक है, पहला क्या था? ए, दूसरा था बी, तीसरा था सी और चौथा था डी। ठीक है, ए को कहा जाता था ब्रिटिश प्रोविंस। क्या कहा जाता था? ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, क्या कहते थे? ब्रिटिश प्रोविंस। बी को कहा जाता था प्रिंसली स्टेट। क्या कहते थे? प्रिंसली स्टेट। किसे कहा जाता था? बी को। सी को कहा जाता था कमिश्नरी। क्या कहते थे? कमिश्नरी। ठीक है, कमिश्नरी। डी जो था, इसमें आते थे यूनियन टेरिटोरी। क्या आते थे? यूनियन टेरिटोरी। ठीक है, यूनियन टेरिटोरी। तो ग्रुप ए को क्या कहा गया? प्रिंसली, सॉरी, ग्रुप ए को कहा गया ब्रिटिश प्रोविंस। तो ग्रुप ए में उन राज्यों को रखा गया जिसपे सीधा शासन किसका था? अंग्रेज का था। किसका शासन था? सीधा अंग्रेज का। यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस उन राज्यों को कहा जाता था जिसका जिसपे किसका शासन था? अंग्रेज का सीधा शासन था। ठीक है, इस पे अंग्रेज जो है वह डायरेक्ट रूप से शासन करते थे। और इनकी संख्या कितनी थी? इन राज्यों की संख्या थी 9। क्लियर है? यानी ब्रिटिश प्रोविंस को ग्रुप ए कहा जाता था, जिसे जो में आपका किसका शासन चलता था? तो अंग्रेज का। इसकी संख्या कितनी थी? 9। उसी प्रकार से देखा जाए तो ग्रुप बी में यानी प्रिंसली स्टेट में, इसमें जो है वह शासन कौन करता था? रियासत। कौन शासन करता था? रियासत जो है वह शासन करता था। ठीक है, ये रियासत जो है वो अंग्रेजों के बहुत वफादार थे। मतलब अंग्रेजों की दी हजूरी कर देते। अंग्रेज कोई भी नियम बना दिया, अंग्रेज को यू आर राइट सर, यू आर राइट सर। मतलब कुछ भी कह दे, बोले उठ जाओ, यू आर राइट सर, हम उठ गए। बैठ जाओ, यू आर राइट सर, हम बैठ गए। मतलब उसका जो है वो कठपुतली की तरह काम कौन करता था? प्रिंसली स्टेट। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रिंसली स्टेट भी जो है वह, उस पे भी जो है वो किसका शासन था? इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज का शासन था। ठीक है, तो इसकी संख्या जो है वो प्रिंसली स्टेट की कितनी थी? तो इसकी संख्या भी 9 थी। कितनी संख्या थी? 9 थी। और इस पे शासन कौन करता था? रियासत। और ये कठपुतली किसका था? अंग्रेज का। क्लियर है? अच्छा, कमिश्नरी में देखते हैं क्या है। देखिए, 1857 के क्रांति में अंग्रेज सब इतना न कुचाया, इतना कुचाया, इतना मार मारा अंग्रेज को, कि अंग्रेज ने भारतीयों से प्रॉमिस किया कि अब से, मैंने कि 2008 सॉरी 1857 क्रांति, मतलब क्रांति जब हुआ उसके बाद से नए राज्यों पर अंग्रेज का कब्जा नहीं होगा। कौन बोला? अंग्रेज। कब? 1857 क्रांति के बाद। कि मतलब जो राज्य पे कब्जा कर लिए हैं, कर लिए हैं। अब जो है नए राज्य पर कब्जा हम नहीं करेंगे। कौन कहा? अंग्रेज कहा। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जो है वह लात के भूत जो है बात से तो सुनेगा नहीं। जो उसका आदत है वो तो करेगा ही। तो वो जो है अब राज्यों पर कब्जा नहीं करता था। क्या करता था? कि उस राज्य के जो मुख्य मुख्य शहर थे, ठीक, क्योंकि शासन जो तो है वो शहर से ही चलता है ना, व्यापार तो वो शहर से ही चलता है। तो उस राज्य के मुख्य मुख्य मतलब शहर पे जो है वो कब्जा करने लगा। राज्य पे कब्जा नहीं करता था वो। तो हम राज्य पे कब्जा कहाँ कर रहे हैं? हम तो बोले थे कि राज्य पर कब्जा नहीं कर, राज्य पे तो कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम तो उस शहर पे कब्जा कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो कुछ कुछ मेन मेन शहर को उठा लेता था। जैसे राजस्थान से जयपुर को उठा लिया, मध्य प्रदेश से भोपाल को उठा लिया। तो इस प्रकार से जो है वो मुख्य मुख्य शहर पे जो है वो अंग्रेज अपना कब्जा करने लगा। इसको क्या कहा गया? कमिश्नरी कहा गया। क्लियर है? ठीक है, यानी कि सी कमिश्नरी किसे कहेंगे? जिसपे जो है वो मुख्य मुख्य शहर है, उसे वो कमिश्नरी कहेंगे। जिसपे कब्जा किसका था? अंग्रेज का था। क्लियर है?
और इसकी संख्या कितनी थी, यानी कमिश्नरी में क्या थे, वो मुख्य मुख्य शहर थे, और इसकी संख्या कितनी थी, इसकी संख्या थी 10। यानी भारत में ऐसे 10 मुख्य मुख्य शहर थे जिसको कमिश्नरी का दर्जा दिया गया था। उसको किस ग्रुप में रखा गया था, ग्रुप सी में। अच्छा, एक चीज यहाँ पर यह था कि जो नियम और कानून ग्रुप ए में लागू होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप बी में भी लागू हो और ग्रुप सी में भी लागू हो। क्लियर है क्या कह रहे हैं? जैसे अगर अभी के समय में अगर जीएसटी लागू है तो पूरे भारत में जीएसटी लागू है। ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश में जीएसटी लागू है और बिहार में नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। पूरे भारत में जो है वह नियम कानून लगता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यानी कि जो नियम कानून ग्रुप ए में लग रहा है, यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस में, वो प्रिंसली स्टेट में नहीं लगेगा, और जो प्रिंसली स्टेट में लग रहा है वो हो सकता है कमिश्नरी में ना लगे, या हो सकता है यूनियन टेरिटोरी में ना लगे। यानी कि अंग्रेज जो है अपने मुताबिक जो है वो नियम कानून बनाते थे। तो इस प्रकार से जो राज्य कितने थे, 4, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आ जाइए कि जब देश आजाद हुआ था ना, जब देश आजाद हुआ था तो इस प्रकार से 4 राज्य थे, ठीक है, ए बी सी डी। फिर जब देश आजाद हो गया, ठीक है, तब सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि इस प्रकार से तो देश का शासन चलेगा नहीं। तब किसी ने सुझाया कि जो है राज्य का गठन कैसे हो। तो किसी ने सुझाया कि क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का गठन कर दीजिए, या कोई बोला कि जहाँ जैसा भाषा बोला जाता है वैसा उसका भाषण का जो है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया। तो भाषा के आधार पे राज्यों का गठन के लिए सन 1948 ईस्वी में पहली कमेटी बनाई गई जिसका नाम था एसके धर कमेटी। क्या नाम था? एसके धर कमेटी। यानी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पे हो। अच्छा, इसमें यूनियन टेरिटरी में कितने, ठीक है, यानी यूनियन टेरिटरी में थे आपके 1, ठीक है, यानी कि ए में 9, बी में 9, सी में 10 और डी में यूनियन टेरिटरी मान केंद्र शासित प्रदेश में 1। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, यानी कि भाषा के आधार पे सबसे पहला भाषा के आधार पे राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला कमेटी बनाया गया, उस कमेटी का नाम था एसके धर कमेटी। यह कब बनाया गया था? सन 1948 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा कमेटी बना था? एसके धर कमेटी, एसके धर कमेटी। ठीक है, यह कब बना था? यह बना था सन 1948 ईस्वी में। ठीक है, सन 1948 ईस्वी में। और इस कमेटी ने जब अपना रिपोर्ट सौंपा तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध कर दिया। ठीक है, मतलब ये बनाया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कीजिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट में दिया कि जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। इसके बहुत रीजन थे, जैसे कुछ कुछ राज्य ऐसे थे ना जिसकी अपनी भाषा ही नहीं थी। जैसे आपका बिहार, हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है। तो ऐसे कुछ कुछ राज्य थे जिसकी अपनी भाषा ही नहीं थी। तो मतलब लोगों को बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसके धर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह क्या किया? विरोध कर दिया। ठीक है, यानी यह क्या कर दिया? विरोध कर दिया, यानी कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन जो है वह नहीं होगा। ठीक है, किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। क्लियर है? फिर इसके दर कमेटी के बाद आया दूसरा कमेटी, कौन आया? जेबीपी समिति। क्या आया? जेबीपी समिति। इसमें जेबीपी समिति में जे से मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी से मतलब पतावी सीतारामैया और पी से मतलब सरदार पटेल। मतलब इस कमेटी में 3 लोगों के मतलब कमेटी बनाई गई। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पतावी सीतारामैया और सरदार पटेल। ठीक है, इस कमेटी को गठन किया गया था आपको दिसंबर 1948 ईस्वी में। कब किया गया था? दिसंबर 1948 ईस्वी में। और दिसंबर 1948 के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1949 ईस्वी में। इन्होंने भी जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो उसको खारिज कर दिया। कौन? जेबीपी समिति। इसके अंदर कमेटी तो खारिज किया ही, साथ ही साथ जेबीपी समिति ने भी खारिज कर दिया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अभी भी जो है क्या नहीं हुआ। इसी के दरमियान जो है सन 1952 ईस्वी में, कब? सन 1952 ईस्वी में, सन 1952। अच्छा समझिएगा, सन 1952 ईस्वी में तेलुगु भाषा के लिए, ठीक है, तेलुगु भाषा के लिए राज्य का मांग करते हुए पोती श्री रामलू, ठीक है, पोती श्री रामलू जो है वह भूख हड़ताल पे बैठ गया कि भाई हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे
जब तक तुम भाषा के आधार पे हमारा राज्य नहीं बना देगा, ठीक है, तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। कौन बोला? तो पोती श्री रामलू, ठीक है, एक व्यक्ति थे पोती श्री रामलू, भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब भूख हड़ताल पे बैठा, भूखे रहेगा आदमी, एक दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 10 दिन ठीक है, 5 दिन ठीक है। तब यह जो है 56 दिनों तक भूख हड़ताल पे था, कुछ नहीं खाया पिया, कुछ नहीं, भूख हड़ताल पे है। अब नहीं खाएगा पिएगा तो क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। तो निपट गया तो फिर इसका जो है मृत्यु हो गया, ठीक है, किसका? पोती श्री रामुलू का। ये क्यों भूख हड़ताल में बैठा था? क्योंकि उनका मांग था कि हमको तेलुगु भाषा के आधार पर जो है राज्य बना दीजिए, ठीक है, राज्य बना दीजिए। और इन्होंने भूख हड़ताल किया, और भूख हड़ताल के तहत जो है 56 दिनों के बाद इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुआ, पूरा अफरा तफरी मच गया, ठीक है, जनता का जो है काफी ज्यादा विरोध हो गया। अब जनता का विरोध हो गया, तब सरदार पटेल और नेहरू का जो है दिमाग खराब हो गया कि भाई अब करे तो क्या करें, ठीक है, भूख हड़ताल हो गया। भूख हड़ताल से जो है पोती श्री रामुलू मर गया, जनता जो है वह उग्र हो गया। तब परिणाम स्वरूप जो है नेहरू को मजबूरी में, ठीक है, मजबूरी में भाषा के आधार पे, ठीक है, ना, तेलुगु भाषा के आधार पे पहला राज्य जो है वो बना करके अलग करना पड़ा। अंततः जो है भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश, ठीक है, पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। यानी कि 1952 में, ठीक है, वो भूख हड़ताल से कौन मर गया था? मतलब तेलुगु भाषा के लिए जो है ये भूख हड़ताल किया था, तेलुगु भाषा के लिए भूख हड़ताल किया था। इसमें 56 दिनों का भूख हड़ताल हुआ। कितने दिन के लिए? 56 दिनों के लिए। मर कौन गया था? तो पोती श्री रामुलू। कौन मरा था? पोती श्री रामुलू मर गए थे, ठीक है, पोती श्री रामुलू मर गए। और मरने के आधार पर जो है भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। कौन बना? आंध्र प्रदेश। कौन बना? आंध्र प्रदेश, ठीक है, मजबूरी में बनाना पड़ा जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि वह प्रदर्शन, इतना आंदोलन इतना ज़्यादा उग्र हो गया कि संभालना मुश्किल हो गया। तब मजबूरी में नेहरू ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश बना दे कि लो भाई, ठीक है, हम बना देते हैं, तुम्हारे मांग को पूरा कर देते हैं। तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया 1 अक्टूबर, कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 1953 में। यानी कि भाषा के आधार पे भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, कब? 1 अक्टूबर 1953 में। यह क्यों बना? क्योंकि भूख हड़ताल पे पोती श्री रामुलू बैठ गए। उन्होंने तेलुगु भाषा के अलग राज्य का मांग कर रहा था, ठीक है, इधर सुन नहीं रहे थे नेहरू पटेल। तब वो जो है भूख हड़ताल पे जो है 56 दिन का भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुआ तो आंदोलन उग्र हो गया, ठीक है। अब नेहरू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि उस समय तो देश आज़ादी हुआ था, ऐसी तो स्थिति खराब थी, और ऊपर से ये सब आ गया। तो फिर जो है मजबूरी में उन्हें जो है वो भाषा के आधार पे पहला राज्य का गठन करना पड़ा, बनाना पड़ा। और पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश, कब? 1 अक्टूबर 1953 को। तो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, ठीक है, कब किया गया? तो 1953 में, ठीक है, 1953 में कब? यानी कि 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में। क्लियर है? प्रश्न संख्या 4 क्लियर है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर 1953। ठीक, क्लियर है प्रश्न संख्या 4। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? प्रश्न संख्या 5, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, संसद के पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। बताइए क्या होगा, क्या होगा आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बताइए, बताइए, पढ़ा दिए हैं तो बताना पड़ेगा। अब अगर नहीं हमारा क्लास देखें तो पहले राकेश कुमार ऑफिशियल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भारतीय संविधान का एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर संघ और उसके राज्य क्षेत्र का क्लास जा करके देखिए, वहाँ से मैंने डिटेल से बताया है, ठीक है। तो वहाँ से आप जब क्लास देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बनेगा, क्योंकि हम जितनी चीज़ें बता रहे हैं एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, बोलचाल के भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्लास देखिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन अपने आप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य को, ठीक है। देखिए इसमें अनुच्छेद कितने थे?
इसमें अनुच्छेद थे आपका अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र में कितने थे? अनुच्छेद 1 से लेकर के कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 4 तक। ठीक, अनुच्छेद 1 कहता था कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, एक कहता था भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है, ठीक है, कौन? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को इतनी शक्ति होगी कि किसी भी विदेशी राज्य को मिला लेगी, किसी भी विदेशी राज्य को मिला लेगी बिना राष्ट्रपति से पूछे हुए। ठीक है, संसद को यह शक्ति होगी कि किसी भी विदेशी राज्य को मिला लेगी बिना राष्ट्रपति से पूछे हुए, और अगर राष्ट्रपति टांग लड़ाएगी तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा किसे? महाभियोग लगाकर। अब ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया। कैमा राज्य? 22वां राज्य। और वही सिक्किम आज के डेट में देखा जाए तो जैविक राज्य बन चुका है। वहां पर यूरिया खाद पोटाश इत्यादि का प्रयोग नहीं होता, वहां पर नेचुरल खाद का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सिक्किम जब भारत का राज्य कब बना था? तो 16 मई 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन के तहत। पहले इसको 35वां संविधान संशोधन के तहत सह राज्य बनाया गया। ठीक, 1974 में। फिर एक साल के बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, और 16 मई 1975 को जो है सिक्किम जो कि विदेशी राज्य था उसको भारत में मिला लिया गया। तो यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? संसद। क्लियर है? यानी भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास होगा? तो संसद के पास। क्लियर है? प्रश्न संख्या 5 क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके किसकी मतलब किसको प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? यहाँ किसकी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? किसको प्राप्त है। ठीक है, मतलब किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? पहला ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति के पास है, संसद को है, या संबंधित राज्य के विधानमंडल को है, या संबंधित राज्य के राज्यपाल को है। बताइए क्या होगा आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, अनुच्छेद 3 कहता है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को यह भी अधिकार होगा कि भारत के किसी भी वर्तमान राज्य में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। और जब वह परिवर्तन करेगा, कौन? संसद, तब उस राज्य से भी नहीं पूछेगा, अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही राष्ट्रपति से अनुमति लेने की जरूरत है। समझ में आया? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को यह भी अधिकार होगा कि भारत के किसी भी वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है, और जब परिवर्तन करेगा तो बिना उस राज्य के अनुमति और बिना राष्ट्रपति के अनुमति का परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे बिहार से झारखंड अलग, आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तोड़ दिया गया। सबसे भयानक तोड़ा गया था पेप्सू को, मैंने बताया भी था। इसको जो है 4 भागों में बांट दिया गया। किसका सिफारिश पर? तो शाह आयोग का सिफारिश पे। शाह आयोग कब बना था? 1966 ईस्वी में। इसमें 4 राज्य कौन कौन बने थे? हरियाणा, जहाँ पहाड़, सॉरी, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पहाड़ था वहाँ हिमाचल प्रदेश बना दिया, जहाँ हिंदी था वहाँ उसको हरियाणा बना दिया, जहाँ पंजाबी बोली जाती थी उसको पंजाब बना दिया गया, और हरियाणा और पंजाब की राजधानी को बना दिया गया चंडीगढ़। यानी पेप्सू को कितने भाग में बांट दिया गया था? 4 राज्यों में, यानी कि पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। तो साथ ही साथ मतलब संसद को यह अधिकार है कि वो एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बना सकती है, ये कहें कि नए राज्य बना सकती है, और जब ऐसा करेगी तो उस राज्य से भी नहीं पूछेगी और ना ही राष्ट्रपति से पूछेगी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो कहने का अर्थ ये है, जब तोड़ सकती है तो नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद कर सकती है। और जब नाम में परिवर्तन करेगा तो राष्ट्रपति से भी नहीं पूछेगा, ना ही उस राज्य से पूछेगा। बात क्लियर है? यानी उस राज्य से मतलब किससे? यहाँ वहाँ के राज्यपाल से भी नहीं पूछने का जरूरत है, ना ही वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछने का जरूरत है। क्लियर है? यानी कि संसद जो है किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, उसके सीमा बदल सकती है। अगर यूपी का 2 जिला जो है उसको मन करेगा कि हम बिहार को दे दें, वो भी दे सकता है। संसद को अधिकार है। जैसे बिहार का नाम बदल करके जो है XYZ कुछ भी रख सकता है। पश्चिम बंगाल का नाम बदल के कुछ भी रख सकता है। जैसे पश्चिम बंगाल का जो है वो डिमांड में है, ममता बनर्जी ने डिमांड किया है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल करके बांग्ला कर दिया जाए।
ठीक है, क्या कर दिया जाए, जय बांग्ला या बांग्ला कुछ ऐसे है, वो कर दिया जाए। तो ये संसद को अधिकार है, ठीक है, संसद ऐसा कर सकता है कि किसी का नाम बदल सकता है, किसी भी राज्य का। आंध्र प्रदेश को बोल दे एबीसी है, एबीसी हो जाएगा। उसको उत्तर प्रदेश को बोल दे क ख ग है, तो क ख ग हो जाएगा। तो यह अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास। तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, राष्ट्रपति के पास नहीं होगा, ठीक है, किसके पास होगा, संसद के पास होगा। क्लियर है? किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। यानी किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकता है, क्षेत्रफल बदल सकता है, और 2 जिला को उठा के दूसरे राज्य में डाल सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व, ठीक है, किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतलब जब नए राज्य को बनाया जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए विधेयक पहले पास करना पड़ेगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में। तो कह रहा है कि जब नए राज्य का विधेयक संसद में जब पेश प्रस्तुत करना है, तो किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। सहमति ले सकता है किससे, ठीक है, किससे ले सकता है बताइएगा आप लोग, ठीक है, हम बताए हैं किससे ले सकता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति से सहमति ले सकता है। ठीक, किससे ले सकता है, राष्ट्रपति सहमति। लेकिन अगर राष्ट्रपति बोल दे कि नहीं आप नए राज्य का गठन मत कीजिए, ठीक है, तो संसद क्या कहेगा, लोकसभा राज्यसभा क्या कहेगा, हम जो तुम्हारा सुनेंगे नहीं, तुम हट जाओ, तुम राष्ट्रपति के लायक नहीं हो। ठीक है, ये कौन कह सकता है, यानी लोकसभा राज्यसभा कह सकती है। यानी कि जैसे कोई भी नियम कानून कब बनता है, देखिए उस मंत्रालय जो है, जिस मंत्रालय से संबंधित रहेगा, वो मंत्रालय पहले मसौदा तैयार करेगा, मसौदा तैयार करके लाएगा लोकसभा में, लोकसभा में जो है वह पास होगा, फिर जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में पास होगा, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए। जब राष्ट्रपति साइन करेगा तभी जो है वह कानून या संशोधन या नियम बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अनुच्छेद 4 मैंने बताया था कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करती है या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करती है, तब राष्ट्रपति का सिग्नेचर का जरूरत नहीं पड़ता है। यानी कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर सहमति ले सकता है, यानी प्रस्तुत करने से पहले सहमति ले सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति बोल दे कि ना ये नया राज्य गठन नहीं करना, जैसे बिहार से जब झारखंड तोड़ा गया, राष्ट्रपति बोलता है कि झारखंड क्यों बना रहे हो, मत बनाओ, तो संसद उसका नहीं सुनता, किसका, राष्ट्रपति का। वो अगर चाह लेगा कि नहीं बिहार से झारखंड बनाना है तो बनाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 4 में, ठीक है, वह आर्टिकल 368 से क्या है, बाहर है। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 कर रहा है कि राज्यों का पुनर्गठन संबंधी विधेयक जो संसद में प्रस्तुत होगा, तो राष्ट्रपति से सहमति ले सकता है कि हाँ भाई हम ये राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। राष्ट्रपति बोलेगा हम क्या कर सकते हैं, कर लो, ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो किसे सहमति लेना आवश्यक हो जाएगा, ठीक है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ठीक है, किससे, राष्ट्रपति से। क्लियर है? प्रश्न संख्या 7 क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि नए राज्य के गठन, क्या बोल रहा है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार, ठीक है, करने का अधिकार किसको है। मतलब नए राज्य का गठन करना है, यानी क्या, जैसे बिहार से झारखंड बनाया, जैसे नया राज्य बना ना झारखंड, जैसे 29वां राज्य बना था आपको, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हट गया था, कब, मतलब टूट गया आपका जून 2014 में, नया राज्य बना 29वां राज्य। तो कह रहा है कि नए राज्य का जब गठन करेगा या सीमा में परिवर्तन करेगा, जब 2 राज्य बनाएगा तो सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, नदी क्षेत्रफल जो आता है इसको दे दिया जाएगा, आधा इसको, तो सीमा में परिवर्तन हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसको अधिकार है कि ऐसा कर सकता है। ठीक, ऑप्शन में क्या कहता है देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री को अधिकार है, मंत्रिमंडल को अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार है, या संसद को अधिकार है। बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए अभी हमने लास्ट प्रश्न में ही बताया कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह भारत के किसी वर्तमान राज्य में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। जब परिवर्तन करेगा तो उस राज्य से भी नहीं पूछेगा और राष्ट्रपति से भी नहीं पूछेगा। ठीक, किसमें कहा गया, अनुच्छेद 3 में कहा गया।
तो वही तो कह रहा है कि राज्य में परिवर्तन मतलब नए राज्य का जब निर्माण करेगा या सीमा में परिवर्तन करेगा, ठीक है, तो यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? संसद। क्लियर है? प्रश्न संख्या 8 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र, ठीक है, कौन किसी राज्य का क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल क्या कर सकता है? घटा सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है, मतलब किसको अधिकार है कि किसी राज्य का क्षेत्रफल मन करेगा तो घटा देगा, मन करेगा तो बढ़ा देगा। ठीक है, तो यह अधिकार किसके पास है बताइए? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, राज्य व्यवस्था के पास, या क्षेत्रीय परिषद के पास? बताइए क्या होगा आंसर? बताइए क्या होगा? देखिए, ये भी अनुच्छेद 3 से ही संबंधित प्रश्न है। अनुच्छेद 3 ही कहता है कि भारत के किसी भी वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है। कौन? संसद। मन करेगा तो उत्तर प्रदेश का 2 जिला को बोलेगा भाई तुम 2 जिला को हम बिहार में दे देते हैं, हम दारू पी लिए हैं, हम बिहार में दे देंगे 2 जिला के। बोला ठीक है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि राजनीतिक उथल पथल मच जाएगा। ठीक है, यह बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वह क्षेत्रफल जो है जैसे यूपी का 2 जिला अगर बिहार को दे देगा तो बिहार का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यूपी का क्षेत्रफल घट जाएगा। तो क्षेत्रफल घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास। संविधान में कहाँ इसका चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में किया गया। क्लियर है? प्रश्न संख्या 9 क्लियर है? तो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन बी, संसद। क्लियर है? प्रश्न संख्या 9 क्लियर है? ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है आपको। तो प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। 10 में क्या कहता है? 10 में कहता है कि अन्य रजवाड़ों, ठीक है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद, ठीक है, यानी भारत में जब मिल रहा था के बाद किन 3 राज्यों में भारत में, यानी कौन, ठीक है, 3 वो राज्य था, किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना, ठीक है, भारत में शामिल होना विलंबित किया। ठीक है, मतलब वो शामिल होना नहीं चाहता था। कह रहा है कि जब भारत का विलय हो रहा था ना, तो अन्य राजवाड़ों की अपेक्षा, ठीक है, 3 ऐसे राजवाड़े थे जो कि भारत में नहीं मिलना चाहते। तो वही पूछ रहा है कि वह कौन कौन था, कौन कौन से राज्य थे। अच्छा, ये प्रश्न पूछा हुआ किसमें? UPPCS 1998 में। ठीक है, देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें थोड़ा सा बैक स्टोरी में इसका चलते हैं कि भारत जब देश आज़ाद हुआ था ना, क्या हुआ था? भारत जब देश आज़ाद हुआ था तब 552 से ज़्यादा, ठीक है, रियासत या राजवाड़ा बोले, ठीक है, 552 से अधिक क्या थे? रियासत थे। ये 552 कहते थे कि हम ना मिलेंगे भारत में। ठीक है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज बहुत खचरा था। ठीक है, वो चाहता था कि मतलब भारत जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ों में इसको बांट दिया जाए, इसीलिए तो भारत से पाकिस्तान बना दिया। और जब भारत में रह गया, रियासत जो थे उनको कहा कि आपका इच्छा अगर करता है तो भारत में रहिए, आपका इच्छा अगर करता है तो पाकिस्तान में मिल जाइए, अगर वो दोनों में मिलना नहीं है तो आप स्वतंत्र देश बना लीजिए। मतलब उनका मकसद ही ये था कि भारत को जितना से ज़्यादा टुकड़ों में क्या कर दिया जाए? बांट दिया जाए। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो 552 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े थे। वो 552 कहता था हम ना मिलेंगे। फिर जिम्मेदारी दी गई किसको? जिम्मेदारी दी गई सरदार पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन को। ठीक है, इनको जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि आप इन 552 को मिलाइए। ठीक है, और मिला करके एक यूनियन बनाइए, क्योंकि यूनियन जब बन जाएगा तो राज्य अलग नहीं होगा। फेडरेशन बनाना तो संभव नहीं था ना, क्योंकि फेडरेशन बनाएगा फिर कल कहेगा कि हम अलग होंगे। ठीक है, तो फिर वही झमेला। तो इसको जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है इनको मिला करके क्या कीजिए? यूनियन बनाइए। तब यूनियन बनाने के लिए जिम्मेदारी दिया गया किसको? सरदार पटेल और बीपी मेनन। किसको दिया गया? सरदार पटेल, सरदार पटेल और किसको? बीपी मेनन को। किसको? बीपी मेनन को। ठीक है, यह जिम्मेदारी दी गई कि आप इन राज्यों को मिला करके क्या बनाइए? एक यूनियन बनाइए। ठीक है, लेकिन
इसमें जो है वो 3 राज्य बहुत खचरा था। 3 राज्य बहुत खचरा था। कौन कौन था? एक था आपका हैदराबाद, ठीक है, एक था हैदराबाद, ठीक है, दूसरा था जूनागढ़। कौन था? जूनागढ़, ठीक है, और तीसरा था जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये तीनों कहता था कि हम भारत में ना मिलेंगे। क्या कहता था? हम भारत में ना मिलेंगे। तो पहले बारी बारी से समझते हैं कि ये तीनों को फिर भारत में कैसे मिलाया गया, और इन सभी रियासतों को मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन निभाया था? सरदार पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन का भी कुछ कुछ हाथ था। और सरदार पटेल ही बाद में तो गृह मंत्री बने थे जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फिर ये तीनों को जब बोला कि हम नहीं मिलेंगे तो कैसे मिलाया गया, वो हम थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं। देखिए, हैदराबाद जो था वो बहुत ही समृद्ध रियासत था, ठीक है, उसके पास अपनी फौज थी, ठीक है। वो कहता था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। कौन? हैदराबाद का निजाम, ठीक है, हैदराबाद का निजाम बोला था हम भारत में नहीं मिलेंगे। हमको अंग्रेज बोल के गया है कि हम स्वतंत्र देश बन सकते हैं या तो हम पाकिस्तान में मिल लेंगे, और हमको जीना से बात हुआ है, ठीक है। हैदराबाद का निजाम बोला हमको जीना से बात हुआ है, हम जीना को बोल दिए हैं कि हम जो है कहाँ मिलेंगे? पाकिस्तान में मिलेंगे, इसलिए हम भारत में नहीं मिलेंगे। सरदार पटेल और ये आपका नेहरू जो है सर खुजलाने लगे कि अरे भाई, पाकिस्तान किधर है, हैदराबाद किधर है? अभी जो तेलंगाना देख रहे हैं ना, उतना बड़ा पहले हैदराबाद था, ठीक है। अभी ना वो मतलब बट बट करके वो छोटा हो गया है हैदराबाद, पहले हैदराबाद बहुत बड़ा था। इसके बाद अपनी सेना थी, अपना सब कुछ था इसके पास, मतलब तोप था, सब कुछ था, ठीक, किसके पास? हैदराबाद के पास। तो हैदराबाद का निजाम कहा कि हमको पाकिस्तान से बात हो गया, हम जिन्ना से बात हुआ है, हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। सरदार पटेल बोले कौन बेवकूफ़ आदमी है भाई, पाकिस्तान कहाँ है? और उसका वो बोलेगा बीच में, भारत के बीच में कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान है, ये कैसे पॉसिबल है? बोले कि देखो, तुम मिल जाओ। कौन? सरदार पटेल बोले कि तुम मिल जाओ। हम बोलेंगे, इसका निजाम बोला कि हम नहीं मिलेंगे, अगर कुछ किए तो मेरा लाश पे से गुजरना पड़ेगा। बोला कि इसमें कौन बात है, गुजर जाते हैं लाश से। सरदार पटेल को ऐसे ही लौह पुरुष नहीं कहा गया, ठीक है गुजर जाते हैं, ठीक है। तो बोला भाई ये तो इस हैदराबाद का निजाम तो डरता ही नहीं है, क्या किया जाए? फिर जो है सेना को बोला कि तुम वर्दी उतारो, ठीक है, सेना को कहा कि तुम वर्दी उतारो, और सेना को जो है वो पुलिस का वर्दी पहना करके हैदराबाद में भेज दिया गया, ठीक है। कहाँ भेजा गया? हैदराबाद में। किसको? सेना को भेजा गया पुलिस के वर्दी में हैदराबाद। और इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन पोलो। क्या कहा गया? ऑपरेशन पोलो। जब सेना पहुंच गया कहाँ? हैदराबाद में, पुलिस के वर्दी में, ठीक है। तो हैदराबाद वहां पर जितना था बहुत कूचा हैदराबाद को, और फिर हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो के तहत जो है भारत में मिलाया गया। और उसका निजाम था जो भाग गया पाकिस्तान में, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ भाग गया? पाकिस्तान में। तो हैदराबाद को किसके तहत मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत। क्लियर है? इसको मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक, ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है। ऑपरेशन पोलो के तहत सेना को वहां भेज दिया गया पुलिस का वर्दी पहना करके, ठीक, किसी को पता नहीं चला। अच्छा, ये हैदराबाद का निजाम था ना, यूएनए में फोन कर दिया था, ठीक, उसमें यूएनए का जो स्थापना हो गया था 1945 ईस्वी में। यूएनए बोला कि यूएनए को हैदराबाद का निजाम बोला कि देखिए हमको भारत जो है जबरदस्ती मिलाना चाहता है, जबकि अंग्रेज हमको बोल के गया कि हम किसी में मिल सकते हैं। तो यूएनओ जो है डायरेक्ट फोन किया था नेहरू को कि भाई तुम उस पर दबाव क्यों बना रहे हो, तुम सेना नहीं भेजोगे। तो जब पुलिस का वर्दी में सेना को भेजा गया तो नेहरू से पूछा गया कि तुम सेना क्यों भेज दिया? बोला महाराज आप तो सेना भेजने के लिए मना किए थे ना, हम तो पुलिस भेजे, ठीक है, हम पुलिस भेजे, ठीक है। देखिए कितना मतलब जहाँ चालाकी जरूरत है वहाँ चालाकी करना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ऑपरेशन पोलो के तहत किसे मिलाया गया? हैदराबाद को। अब हैदराबाद मिल गया, अब देखते हैं जूनागढ़। किसको देखते हैं? जूनागढ़ को। किसको देखते हैं? जूनागढ़ को। देखिए जूनागढ़ जो है ये गुजरात का एक रियासत था। कहाँ का? गुजरात का रियासत था। देखिए जूनागढ़ ये भी कहता था कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। कहाँ मिलना चाहते हैं? पाकिस्तान में। क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था, ठीक है, यहाँ का राजा मुस्लिम, और यह बहुत कंजूस राजा था, इसे कुत्ता पालने का बहुत शौक था। किसको? जूनागढ़ के राजा को। यह गुजरात में था, लेकिन यहाँ का राजा था मुस्लिम,
ठीक है, लेकिन जनता क्या थी, जनता थी हिंदू। ठीक है, जनता क्या थी, हिंदू थी। तब सरदार पटेल बोले साले इसको कैसे जो है वह मतलब सुलझाया जाए। ठीक है, तब वहां देखिए कि जनता से जाके पूछिए कि आप जो है, आपका राजा तो बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। वहां का जनता था हिंदू, हिंदू है तो ऑब्वियसली सी बात है वो कहेगा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तब सरदार पटेल दिमाग लगाया, ठीक, और कहा कि जो है यहाँ पे जनमत संग्रह करा लो, ठीक है, रेफरेंडम करा लो। और रेफरेंडम जब कराया तो वहाँ की जनता बोली कि जो हम यहाँ तो भारत में मिलना चाहते हैं। तब सरदार पटेल जो है वो आपको जूनागढ़ के राजा से बोला कि भाई तुम जाएगा किधर से, रास्ता से ही जाएगा ना, तुमको यहाँ का जनता जो है मार के कूच देगा। ठीक है, तब वो भाग गया किधर, वही भाग गया पाकिस्तान में। फिर वहां से पाकिस्तान से फोन किया किसको, मतलब जूनागढ़ में जो प्रधानमंत्री था, मतलब अपने सेनापति को फोन किया कि भाई हम तो आ गए हैं इधर, लेकिन मेरा कुत्ता वहां छूट गया, 250 कुत्ता को जो है वो भेजा गया था पाकिस्तान में। मतलब अपने साथ तो कुछ लेके नहीं गया, कुत्ता जो है उसको बहुत प्यारा था, फिर कुत्ता लोग को जो डॉग को जो है वो लेके गया कौन, जूनागढ़ का निजाम, मतलब राजा। ठीक है, तो इस प्रकार से जूनागढ़ को मिलाया गया कैसे, जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक, कैसे मिलाया गया, यानी कि जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक है, जनमत, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, क्लियर है। अच्छा, जम्मू कश्मीर अब बच गया, जम्मू कश्मीर कैसे मिलाया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर में जूनागढ़ के ठीक विपरीत स्थिति थी। जम्मू कश्मीर में जैसे जूनागढ़ में राजा थे मुस्लिम और जनता थी हिंदू, लेकिन जम्मू कश्मीर में राजा था हिंदू और जनता थी मुस्लिम। ठीक है, और उसका जो है राजा हरि सिंह का बहुत खासम खास आदमी था, और उसका प्रधानमंत्री जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला, उस शेख अब्दुल्ला का बहुत बात मानता था। तो शेख अब्दुल्ला राजा को समझाया कि भाई एक राज्य का मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है कि एक छोटे देश का हम प्रधानमंत्री आप बन जाइए। पहले राजा हरि सिंह ने बोला कि बहुत अच्छा बात बोल रहा है, हम तो देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो हरि सिंह कहा कि हम ना भारत में मिलेंगे ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे, हम जो है स्वतंत्र देश बनाएंगे। नेहरू कहे तो पगला गया है। ठीक है, और स्वतंत्र देश बनाने के लिए कह रहा है, इसको कैसे निपटाया जाए। सरदार पटेल से बात किए। ठीक है, तो उसी समय जो है वो पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर दिया। जब घुसपैठ किया तो वहाँ के महिलाओं के साथ मतलब दुष्कर्म व्यवहार करने लगा, बलात्कार करने लगा, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को मारने लगा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है गलत तरीके से व्यवहार करने लगा, मतलब गलत गलत काम करने लगा। अब राजा का नींद खुला। राजा बोला कि भाई, जब राजा को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, ठीक है, तब गया नेहरू के पास कि नेहरू जी हमको बचा लीजिए। तो नेहरू जी कहे ठीक है कि हम सेना भी नहीं भेज सकते, क्योंकि सेना दे मतलब नेहरू के हाथ में तभी आएगा जब संविधान बनेगा, और इस समय जो है संविधान बना ही नहीं। ठीक है, तो नेहरू बोला सेना को कि देखो ना उधर आतंकवादी घुसपैठ कर लिया है, क्या कर, जाओ उसको मारो। सेना बोला कि हम आपका बात क्यों मानेंगे, हाँ आपका बात हम तभी मानेंगे जब कश्मीर जो है वह भारत में रहता। अभी तो कश्मीर भारत का अंग नहीं बना है। नेहरू बता दिया किसको, हरि सिंह को, कि सेना भी हम मदद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है पहले भारत का अंग बन जाइए। जब हरि सिंह को लगा कि जो है अब हम नहीं बच पाएंगे, तब जो है उन्होंने विलय पत्र पर साइन किया। ठीक है, और विलय पत्र पर साइन कब किया, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। कब साइन किया था, ठीक है, 26 अक्टूबर। ठीक है, कब साइन किया, 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, विलय पत्र पर साइन किया। ठीक, और विलय पत्र पर साइन जब हुआ तो इसी में जो है शेख अब्दुल्ला था होशियार, उन्होंने जो है वह जम्मू कश्मीर को जो है उसी में 370 जुड़वा लिया, और कहा कि जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। नेहरू कहा कि ठीक है भाई, जल्दी जल्दी में दे दिया 370 जो है वो जम्मू कश्मीर को, और अभी तो 370 है नहीं। तो इस प्रकार से जो है 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन किया गया, और उसके तहत जो है जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, भारत का अंग बना लिया। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो प्रश्न में यह कह रहा है कि अन्य रजवाड़ों जो भारत में मिलाए गए, तो भारत में विलय के बाद भी किन तीन राजवाड़ों ने जो है भारत में विलय करने से मना किया था, तो कौन कौन था, पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर। फिर इसको मिलाया गया कैसे, हैदराबाद को मिलाया गया आपका ऑपरेशन पोलो के तहत,
जूनागढ़ को मिलाएगा जनमत संग्रह करा के। और जम्मू कश्मीर जब वहाँ का आतंकवादी घुसपैठ कर लिए तो मजबूरी में जम्मू कश्मीर को जो है मिलना पड़ा भारत में। और अभी जो है वो जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र सरकार जो है निपटा लिया उसको। वहाँ बहुत झमेला होता था वहाँ पे। तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन बी। क्लियर है? यानी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? कह रहा प्रश्न संख्या 11, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? मतलब 552 से ज्यादा जो छोटे छोटे जो टुकड़े थे, मतलब रियासतें थे, उनको भारत में मिलाकर के जो है यूनियन बनाने में किसकी जिम्मेदारी, मतलब किसको उत्तरदायी दिया गया था? कौन कौन थे सब बताइए, क्या कौन कौन थे? ठीक है, तो प्रश्न का ऑप्शन ए कह रहा है कि के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह। बताइए क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? देखिए, देखिए, ये 552 को मिलाने में भी मैंने लास्ट प्रश्न में बताया कि 552 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े थे। तो 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन कौन? एक तो पहले थे सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल, ये बाद में गृह मंत्री बने। दूसरे थे बीपी मेनन। कौन थे? बीपी मेनन, मेनन। ठीक है, और कुछ कुछ भागीदारी जो है वह इसका भी था, लॉर्ड माउंटबेटन का भी। लॉर्ड माउंटबेटन। मुख्य रूप से जो है यही दो थे, सरदार पटेल और बीपी मेनन जो है। ठीक है, यही दो मुख्य रूप से जो है भारत के सभी अलग अलग टुकड़े का जो है वो बुनिया की तरह बिखरा हुआ था। सरदार पटेल उसको लड्डू बनाकर बांध दिया। ठीक है, और यूनियन पे साइन करा करके भारत को जो है वह क्या बना गया? यूनियन बना दिया। और उस समय जो है वह आपको फजल अली आयोग का गठन किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। जब हम आगे क्वेश्चन आता है तो उसका डिटेल बताते हैं। तो इसका द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बीपी मेनन रहता तो वो भी इसका आंसर होता। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से, ठीक है, किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? ठीक है, मतलब निम्नलिखित नीचे जोड़े, मतलब लिखित नीचे नाम दिए गए हैं, उसमें कहा गया किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में, मतलब भारतीय संघ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बीपी मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल व के एम मुंशी। बताइए क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बताइए। ठीक है, तभी मैंने लास्ट प्रश्न में बताया कि सरदार पटेल और बीपी मेनन, इन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थी। और 552 से ज़्यादा जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको मिलाकर के क्या बना दिया? बुनिया को लड्डू बना दिया। ठीक है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सरदार पटेल और बीपी मेनन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। कह रहा है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? ठीक है, मूल संविधान में, मतलब कि जब देश आजाद हुआ था तो मैंने बताया था कि राज्य जो थे वो 4 ग्रुप में बटा हुआ था। ठीक है, ए बी सी डी। ए में कौन था? ब्रिटिश प्रोवियंस। अभी मैंने बताया था ब्रिटिश प्रोवियंस। ठीक है, इसमें अंग्रेज का डायरेक्ट शासन था। किसका शासन था? अंग्रेज का। इनकी संख्या कितनी थी? 9। बी को जो है प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रिंसली स्टेट। इसके इस पे कौन शासन करता था? तो रियासत। ठीक है, अभी लास्ट प्रश्न में मैंने कुछ मतलब कुछ आगे प्रश्न में मैंने इसका डिटेल बताया था। ठीक है, इसकी संख्या कितनी थी? 9। तो यहाँ पर डिटेल बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सी में रखा गया कमिश्नरी को। किसे रखा गया? कमिश्नरी को। इसमें जो है वो मुख्य मुख्य शहर थे जिसपे अंग्रेज जो है वो डायरेक्ट कब्जा कर लिया था, इसकी संख्या थी 10। और डी में जो है वो यूनियन टेरिटोरी को रखा गया था। किसे रखा गया था?
यूनियन टेरिटोरी को, ठीक है, यूनियन टेरिटोरी को। और इसकी संख्या कितनी थी? 1। ठीक है, तो कह रहा है प्रश्न में कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया? ए में कह रहा है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। कितना हो जाएगा? 4। वो 4 कौन कौन थे? ए, बी, सी और डी। ए को कहा गया ब्रिटिश प्रोविंस, इसकी संख्या थी 9, जिसपे शासन किसका था? अंग्रेज का। बी को कहा गया प्रिंसली स्टेट, जिसकी संख्या थी 9, इस पे शासन कौन करते थे? रियासत। सी में रखा है कमिश्नरी, जब मुख्य मुख्य शहर को उठा लिया था, जैसे राजस्थान से जयपुर, भोपाल से मध्य प्रदेश से भोपाल, इस प्रकार से। इसकी संख्या 10 और डी में रखा गया तो यूनियन टेरिटरी को। क्लियर है? प्रश्न संख्या 13 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14। चार प्रश्न संख्या 15 तक ही करेंगे, बाकी कल करते हैं। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य? ठीक है, ये सब तो 22 है, 25 है, 27 है, 28 है। ये सब प्रश्न का तो आंख बंद करके आप लोग बताइएगा, मैं बहुत पर चर्चा किया हूँ। तो वर्तमान यूनियन मैंने भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, 28। कितनी है? 28। और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। क्लियर है? इसकी चर्चा कहाँ की गई? अनुच्छेद 1 में, अनुसूची 1 में भी। तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। कितने राज्य हो जाएंगे? 28। क्लियर है? प्रश्न संख्या 14। 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि संविधान के, ठीक है, प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियां, 4 श्रेणियां किसमें? 4 श्रेणियां, अ मतलब ए, ब मतलब बी, स मतलब सी और द मतलब डी में बांटा गया था। तो इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ठीक है, इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? देखिए, इसमें मैंने बताया था कि राज्यों के गठन के लिए जो है सबसे पहला कमेटी बनाया गया था, एस्केधर कमेटी। क्या बनाया गया था? एस्केधर कमेटी। एस्केधर कमेटी का गठन कब किया गया था? सन 1948 ईस्वी में। और इसमें कहा गया था कि भाषा का आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, लेकिन इस कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का क्या कर दिया? विरोध किया। ठीक है, विरोध कर दिया। यह कब बनाया गया? 1948 ईस्वी में। फिर इसके बाद आया जेबीपी समिति। कौन सा आया? जेबीपी समिति। ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन थे? जैसे जवाहरलाल नेहरू, पतावी सीतारामैया और सरदार पटेल। ये गठन किया गया था आपको दिसंबर 1948 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट दिया था आपको अप्रैल, कब दिया था? अप्रैल 1949 ईस्वी में। इन्होंने भी जो है वह भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का क्या किया? विरोध किया, मतलब खारिज कर दिया। ठीक है, यह भी विरोध किया। फिर इसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाया। हम डिटेल में बात कर चुके हैं पीछे, यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे वो चीज़। फिर जो है ये कमेटी बना। ठीक है, इन्होंने अपना एक रिपोर्ट बनाया, इन्होंने अपना रिपोर्ट बनाया। तो जब भाषा के आधार पर राज्य का गठन, पहला राज्य बन गया था कौन? आंध्र प्रदेश। जो पोती श्री रामुलु का जब भूख हड़ताल के उपरांत उनकी मृत्यु होने के बाद, तो फिर जो है वह भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए तीसरी कमेटी बनाई गई। ठीक, और इस कमेटी का नाम रखा गया फजल अली आयोग। क्या रखा गया? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। ठीक है, इस फजल अली आयोग का गठन जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसका गठन किया गया था सन 1953 ईस्वी में। कब किया गया? सन 1953 ईस्वी में। इसका गठन किया गया सन 1953 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? रिपोर्ट सौंपी इन्होंने आपका 1956 ईस्वी में। मतलब 3 साल के बाद जो है फजल अली आयोग का गठन किया गया था सन 1953 ईस्वी में, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए। फिर इन्होंने जो है आपको जेपी समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की, इसके अंदर कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा की। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? सन 1956 ईस्वी में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। और इस रिपोर्ट के तहत, मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, इसकी मान्यता मिल गई। ठीक है, किस रिपोर्ट के अनुसार? मतलब फजल अली आयोग का गठन किया 53 में, रिपोर्ट दिया 56 में, और इसके आधार पर जो है राज्यों का भाषा के आधार पर गठन हो, उसकी मान्यता मिल गई। लेकिन राज्य बोले भाई हम तुम्हारा बात क्यों मानेंगे? ठीक है, हम तो संविधान के अनुसार चलते हैं, हम संविधान का बात मानेंगे। ठीक है, तब कहा, तब जो है तब किया गया 7वां संविधान संशोधन। क्या किया गया? 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, सन 1956 ईस्वी में। और इस संविधान संशोधन के तहत जो है भारत में कितने राज्य बनाए गए? उस समय बनाए गए 14 राज्य। कितने राज्य? 14 राज्य।
और केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाए गए? 6। यानी कि भाषा के आधार पे सबसे पहले कितने राज्य बनाए गए थे? 14। ये किस आधार पे बना था? भाषा के आधार पे। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। किसके रिपोर्ट पे? तो फजल अली आयोग के रिपोर्ट पे। और फजल अली मतलब ये जो कमेटी बना था, इस कमेटी का अध्यक्षता जो है वो फजल अली ने किया था। जो फजल अली जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और इन्होंने ही जो है यह कमेटी की अध्यक्षता की थी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1956 ईस्वी में। और रिपोर्ट देने के बाद जो है वो कहा गया ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को मान्यता दे दी गई है। लेकिन सब लोग बोले कि हम जो है तुम्हारा बात क्यों सुने, इस रिपोर्ट का बात क्यों सुने? तो कहा ठीक है, आप संविधान के अनुसार चलते। तो संविधान में किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और इस संविधान संशोधन के तहत भाषा के आधार पर जो है भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, क्लियर है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि अच्छा, इसके पहले जो है वो क्या थी? इसके पहले जो है आपका ABCD का कंसेप्ट था। ABCD का कंसेप्ट था। तो ABCD कंसेप्ट को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। 1956 में 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो कह रहा है कि संविधान के प्रवर्तन के समय, मतलब जब संविधान बन रहा था, तो राज्यों के 4 श्रेणियां थी, ABCD बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ठीक है, तो इन श्रेणियों को कब समाप्त किया गया था? 1956 में। फजल अली आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो है वह राज्यों को जो है भाषा के आधार पर गठन करने के लिए मान्यता मिल गई। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में। तो ABCD कंसेप्ट कब खत्म हो गया? 1956 में। क्लियर है? प्रश्न संख्या 15 क्लियर है? प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि भाषा के आधार पे, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? अभी हम बताएं। ठीक है, फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग, इसका अध्यक्षता कौन किया था? फजल अली, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, इसका गठन किया गया था सन 1953 ईस्वी में। और इन्होंने रिपोर्ट अपना दिया था सन 1956 ईस्वी में। और ये रिपोर्ट जो JPP समिति और इसके कमेटी, दोनों के रिपोर्ट की समीक्षा करके ये अपना रिपोर्ट दिया था। ठीक, और रिपोर्ट में कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मान्यता मिल गई। ठीक है, तो फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक, और इसके तहत ये किया गया था 1956 ईस्वी में। और इसके तहत कितने राज्य? 14। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6। ठीक है, फिर ABCD कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ABCD का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, ABCD कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। कितने राज्य बने? 14। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6। तो कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? 1956। क्लियर है? प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। तो 4 प्रश्न और करेंगे, उसके बाद आज का क्लास खत्म करेंगे। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? बताइए। ठीक है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? यह पूछा गया पास SSC 2014। कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम, बताइए SSC में। देखिए, इसमें जो है आपको मैंने बताया था कि सन सॉरी 1952 1952 में जो है तेलुगु भाषा के लिए, किसके लिए? तेलुगु भाषा के लिए आपका अलग राज्य की मांग करते हुए कौन भूख हड़ताल पे बैठ गया था? तो पोती श्री रामुलू। कौन थे? पोती श्री रामुलू। ठीक है, पोती श्री रामुलू। ये भूख हड़ताल पे बैठे, 56 दिनों का भूख हड़ताल किया। कितने दिनों का? 56 दिनों का। 56 दिन का भूख हड़ताल के बाद जो है इसे क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु से जो है पूरा आंदोलन उग्र हो गया। फिर आपको परिणाम स्वरूप मजबूरी में जवाहरलाल नेहरू को क्या करना पड़ा? भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा। और वह बना राज्य कौन? तो आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? कब बना था? तो 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी। क्लियर है? किसके मृत्यु को उपरांत बना यह राज्य? पोती श्री रामुलू, भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है, कब? 1953 ईस्वी में। ठीक है, कह रहा इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था तेलुगु भाषा का मांग करते, एक राज्य का मांग कर रहा था तेलुगु भाषा के आधार पे। तो कह रहा इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ठीक है, देखिए उसी क्वेश्चन को जो है घुमा के पूछ दिया। किसकी मृत्यु हो गई बताइए?
जायगार श्री रामुलु का, आदित्यन श्री रामुलु का, प्रश्न संख्या 18, आदित्यन श्री रामुलु का, पोती श्री रामुलु का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर। अभी मैंने लास्ट प्रश्न में बताया कि सन 1952 ईस्वी में तेलुगु भाषा के मांग करते हुए, मतलब तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का मांग करते हुए पोती श्री रामुलु भूख हड़ताल पे बैठे थे, ठीक, और उन्होंने 56 दिनों का भूख हड़ताल के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप जो है जवाहरलाल नेहरू को मजबूरी में भाषा के आधार पे पहला राज्य बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। अंततः भाषा के आधार पर पहला राज्य कब बना? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश। इसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? ठीक है, तो पोती श्री रामुलु का। वही प्रश्न कह रहा है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ठीक है, पोती श्री रामुलु। क्लियर है? प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 19। कह रहा है कि मूल संविधान में, ठीक है, राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ठीक है, राज्य पुनर्आयोग का गठन, ठीक है, इसको आयोग का गठन किया गया। कह रहा है कि मूल संविधान में, ठीक है, राज्य का कंसेप्ट क्या था? पहले था ए, बी, सी और डी। ए को कहा जाता था ब्रिटिश प्रोविंस, बी को कहा जाता प्रिंसली स्टेट, सी को कमिश्नरी और डी को यूनियन टेरिटरी। तो कह रहा है कि इसे समाप्त करके, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, तो मैंने बताया था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला कमेटी बनाया गया था एसके धर कमेटी, ठीक है, सन 1948 में। फिर उसके बाद बनाया गया जेपीपी समिति। दोनों कमेटी ने क्या किया, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो इसका विरोध किया। फिर 1953 ईस्वी में जो है वह राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है, ठीक है, कब गठन किया गया था? 1953 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1956 ईस्वी में। इस रिपोर्ट के अनुसार यह मान्यता दे दी गई कि हाँ ठीक है, भारत में जो है वह राज्यों का गठन भाषा के आधार पे हो सकती है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसकी अध्यक्षता, नाम क्या से पता चल रहा है, फजल अली। फजल अली कौन थे? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश थे। उन्हीं की अध्यक्षता में यह कमेटी बना था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1956 ईस्वी में और कह दिया कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। उसकी मान्यता मिल गई। तब किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में और जिसके तहत जो है वह भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। ठीक है, बनाया गया। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्या? फजल अली। फजल अली कौन थे? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 और आज के लिए लास्ट प्रश्न है ये। बाकी प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या होगा? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फजल अली आयोग। इसके अध्यक्षता कौन किया था? फजल अली। कौन थे ये? तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन किया गया था सन 1953 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी थी? रिपोर्ट दिया था सन 1956 ईस्वी में। क्लियर है? और रिपोर्ट में जो है मान्यता दे दी गई कि भाषा का आधार पर राज्यों का गठन हो। तब किया गया था 7वां संविधान संशोधन। यह कब किया गया? 1956 ईस्वी में। और जिसके तहत जो है 56 ईस्वी में, जिसके तहत जो है वो भाषा के आधार पे 14 राज्य बनाए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 6 केंद्र शासित, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, हम अगले क्लास में देखेंगे। तो अगर मेरा क्लास जो है आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराइए चैनल को, अपने लोगों के पास भेजिए, उनको ही बताइए कि जो है वो डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। मतलब थ्योरी तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रहे हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 4 ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग से भी हम आशा करते हैं कि आप लोग भी जो है वो चैनल को जो है वो ग्रोथ में जो है आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए।
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।